हेलो माय लर्निंग लायंस, आई होप यू आर वेल। थंबनेल में देख के पता चली गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वापस से उसको रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आ जाते हैं सिलेबस पर और उसके बाद फिर अपने टॉपिक पर। तो आपके बुक में है पूरे के पूरे 12 लेसन्स और पूरी की पूरी बुक आपका सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन जो कि है मोनोपोली। और लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे टॉपिक अच्छे से इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, सो डोंट वरी। जितना हो सके उतना मैं आपका कम टाइम लेकर आपको अच्छे तरीके से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम मोनोपोली वर्ड का मतलब ही समझ लेते हैं। मोनोपोली मतलब होता है किसी एक इकलौते की एक्सट्रीम पावर, और इकोनॉमिक्स में इसका मतलब हो जाता है एक सिंगल फर्म की बहुत ज़्यादा पावर। मतलब कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट या फिर सर्विस वो प्रोड्यूस कर रहा है जिसको और कोई दूसरा फर्म टक्कर नहीं दे पा रहा है, और उस मोनोपोलिस्ट को कुछ तो ऐसी अथॉरिटी है कि कोई और फर्म उसके साथ compete नहीं कर सकता। और अगर एग्जाम्पल की बात करें जिससे आप अपने डेली लाइफ से कनेक्ट भी कर सकें, तो दिल्ली मेट्रो के बारे में बात कर सकते हैं। इफ़ यू wanna गो समवेयर बाय मेट्रो यू हैव टू यूज़ दिल्ली मेट्रो, यू हैव नो अदर ऑप्शंस। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप मेट्रो के बजाय रिक्शा पकड़ के चल जाओ, बट फॉर मेट्रो आप सिर्फ दिल्ली मेट्रो का यूज़ कर सकते हो। तो दिल्ली मेट्रो एक मोनोपोलिस्ट है। आई जस्ट होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि मोनोपोली क्या होता है। अब इकोनॉमिक्स में इसकी लैंग्वेज को समझते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोनोपोली वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मोनो प्लस पोलिन। मोनो मीन्स सिंगल, पोलिन मीन्स टू सेल। एक सिंगल फर्म किसी यूनिक प्रोडक्ट या फिर सर्विस को सेल कर रही है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोनोपोली कैन बी डिफाइंड एज अ मार्केट स्ट्रक्चर, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, एक सिंगल सेलर है सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर विच देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल। नो क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सब्सटीट्यूट पता है ना, अगर टी नहीं मिला तो कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी नहीं मिला तो टी पी लेंगे, वो चीज़ यहाँ पर मोनोपोली के अंदर नहीं होती। एंड देयर आर बैरियर्स टू एंटर द मार्केट, मार्केट में न्यू फॉर्म आसानी से एंट्री नहीं ले सकती। हम मोनोपोली को पढ़ रहे हैं इसलिए एक पॉइंट अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि मोनोपोली के अंदर एक सिंगल फर्म होती है, ठीक है, और वहाँ पे कोई दूसरा फर्म नहीं होता है। इसीलिए देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड एन इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एक ही चीज़ है। इकलौती फर्म भी वही है और पूरी की पूरी इंडस्ट्री भी वही है। आई होप यहाँ तक मोनोपोली का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के क्या क्या फीचर्स हैं, बहुत सिंपल से हैं, फटाक से निपटा लेंगे। पहला फीचर है सिंगल सेलर। मोनोपोली के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर होता है, बहुत सारे सेलर नहीं होते हैं। बायर बहुत सारे होंगे लेकिन सेलर सिर्फ और सिर्फ एक होगा, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे फर्म्स होते हैं। इसीलिए यहाँ मोनोपोली में सिर्फ और सिर्फ एक सेलर है, और एक मोनोपोलिस्ट ही प्राइस और क्वांटिटी को फिक्स करता है, और वो इस तरीके से प्राइस या क्वांटिटी को फिक्स करेगा जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम पहुंच सके। मोनोपोलिस्ट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की बात करते रहते हैं। एक मोनोपोलिस्ट अपना प्रॉफिट मैक्सिमम चाहता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि सिंगल सेलर है। सेकंड, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। जैसे ऊपर बताया कि उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आप दिल्ली मेट्रो से जाना चाहते हो तो आप जाओ, वरना आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, किसी और मेट्रो से आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि जो फर्म है वो एक यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहा है। थर्ड है नो एंट्री। ये भी मैंने ऊपर बता दिया है कि नो एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स। न्यू फर्म्स आसानी से इसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं मोनोपोली के अंदर, तो ये भी मोनोपोली का तीसरा फीचर हुआ। चौथा फीचर है गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनका एक ही गोल होता है, अपने प्रॉफिट को हद से ज़्यादा बढ़ा लेना, ठीक है। ये भी मोनोपोली का फीचर है। पांचवा, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। मोनोपोली के अंदर सप्लाई कर्व नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में इसका डोमिनेंस होता है और वो जिसे चाहे सेम प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी सेल कर सकता है, और सेम क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पर सेल कर सकता है। कोई बात नहीं, अगर अभी समझ नहीं आया है तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर में, ठीक है, वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 पूरे के पूरे फीचर्स हैं एक मोनोपोली के। तो ये 5 पॉइंट आपको फीचर्स ऑफ मोनोपोली में याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो उसमें हमारा डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, जहां हमारा ए आर एम आर के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम मोनोपोली की बात करें तो उसमें आपका डिमांड कर्व इस तरीके से बनेगा, जहां ए आर और एम आर दोनों स्टार्ट तो सेम पॉइंट पर होंगे लेकिन नीचे की तरफ चलते जाएंगे, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ए आर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और एम आर पूरा का पूरा नीचे चल जाएगा, नेगेटिव में भी चला जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डिमांड कर्व मोनोपोली के अंदर इसी तरीके से बनाना है। इसके बाद अब आपको मोनोपोली के अंदर टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीके से समझना होगा। ये एक मोनोपोलिस्ट का इमेजिनरी रेवेन्यू स्केड्यूल है जिससे आप टीआर, एआर और एमआर के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझिएगा। ध्यान से देखिए, जब आप एक क्वांटिटी बाय करते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू 100 आता है, मतलब आपको एक क्वांटिटी 100 रुपये की पड़ी। टोटल रेवेन्यू में आपका कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों के दोनों होते हैं। दूसरा है आपका एवरेज रेवेन्यू, जो ये बताता है कि हर एक क्वांटिटी आपको कितने रुपए की पड़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरे के पूरे 100 रुपये की। और अगर एवरेज रेवेन्यू के फॉर्मूले की बात करें तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, लाइक 100/1 तो इक्वल्स टू 100। ये हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू। तीसरा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपका जो टीआर सेकंड है उसमें से आपको टीआर वन को माइनस करना होता है। तो अभी तो हम टीआर वन पे ही चल रहे हैं तो इसको कोई भी माइनस नहीं होगा, तो ये कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है, लाइक दो क्वांटिटी पे आपको टोटल 180 रुपये का टोटल रेवेन्यू हुआ। तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आपका हो जाएगा 90। और मार्जिनल रेवेन्यू TR2 माइनस TR1, तो 180 में से 100 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 80। इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा टेबल अच्छे तरीके से देख लेना है। अब इस पूरे टेबल से हमने एनालाइज क्या किया वो समझिए। जो आपका टोटल रेवेन्यू है एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बढ़ता जाएगा, 100 से 180, उसके बाद 240, उसके बाद 280, ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। फिर एक पॉइंट आ गया जहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है, जो कि है 300। और एक पॉइंट आ गया कि अब ये नीचे की तरफ जाने लगा है, कम होने लगा है, 280 टू 240, ठीक है, इस तरीके से कम होता जा रहा है। तो टोटल रेवेन्यू का जो आपका कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये रहा आपका टीआर और ये रहा आपका क्वांटिटी, और यहाँ से ये देखिए टीआर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर एक जगह मैक्सिमम हो गया और उसके बाद फिर नीचे आने लग गया, कम होने लग गया। और अगर आप एवरेज रेवेन्यू को देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। 100 टू 90, 90 टू 80, 80 टू 70, 70 टू 60, इस तरीके से नीचे की तरफ चलता जा रहा है। तो इसका अगर हम कर्व बनाएं तो ये रहा हमारा एआर और ये रहा हमारा क्वांटिटी। ये एआर देखो किस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऑल राइट, ये एआर ही आपका क्या है, प्राइस। इस तरीके से हमारा एआर बनेगा। तीसरा देखिए मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर क्या हो रहा है, पहले कम हो रहा है 80 टू 60, फिर 40, फिर 20, उसके बाद फिर जीरो आ गया एक टाइम पर, और उसके बाद फिर नेगेटिवली जाने लग गया, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका इसी तरीके से बनेगा, ये यहाँ से चलते 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 नीचे 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 यहाँ पे जीरो हो गया और उसके बाद फिर नेगेटिव जाने लग गया। तो इस तरह से सिर्फ इस टेबल का यूज़ करके आपने इतने अच्छे तरीके से ग्राफ बनाने के लिए सीख लिया। अब इसमें भी कुछ पॉइंट है, उसको ध्यान से समझिए। जब हमारा टी आर मैक्सिमम होता है तो एम आर ज़ीरो हो जाता है, और जब हमारा टी आर नीचे की तरफ होने लगता है तो फिर एम आर माइनस में चला जाता है। ये सारे कुछ पॉइंट है जो आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करना होगा। अब एक और चीज़ समझिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। जब आपका एम आर ज़ीरो होता है तो वहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक होती है, और जब आपका एम आर पॉजिटिव होता है तब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाती है, एक से ज़्यादा होती है। और जब आपका एम आर नेगेटिव होता है तब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम होती है। ये सब आपको याद रखना होगा। एंड लुक, अगर अभी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो भी इसे कंटिन्यू करो, बिकॉज़ ये आपका फर्स्ट लेसन है और आपके इकोनॉमिक्स के बेसिक पहले के क्लियर नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। बट आई बिलीव कि जैसे जैसे आप लेसन बाय लेसन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका इकोनॉमिक्स का डर ख़त्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है और कैसे होता है। देखो, मोनोपोली के अंदर किसी मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होगा जहां उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, क्योंकि वही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के दो अप्रोचेस हैं, ठीक है, देयर आर टू अप्रोचेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। पहला है टोटल अप्रोच और दूसरा है मार्जिनल अप्रोच। दोनों को ही हमें पढ़ना है। टोटल अप्रोच बहुत छोटा सा है और जल्दी से हो जाएगा, और मार्जिनल अप्रोच थोड़ा बड़ा है और वही इंपॉर्टेंट है। देखो, टोटल अप्रोच में हम टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, और मार्जिनल अप्रोच में हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे। मोनोपोलिस्ट को करना क्या है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, और उसका प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जहाँ पर उसका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जो गैप है वो मैक्सिमम होगा। मतलब जितना उसका कॉस्ट लगा था उससे बहुत ज़्यादा उसको टोटल रेवेन्यू मिल गया है। इसके ग्राफ से आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो ये देखिए, इधर हमने ले लिया टोटल रेवेन्यू, टोटल
कॉस्ट और प्रॉफिट्स वगैरह, और ये हमारा है क्वांटिटी। अब मोनोपोलिस्ट को क्या करना है, अपनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को निकालना है, और वो उस चीज़ को कैसे डिसाइड करेगा, उसके लिए उसे दो कर्व बनाने पड़ेंगे, एक टोटल रेवेन्यू का और दूसरा टोटल कॉस्ट का, और जहाँ पर उन दोनों के बीच में गैप सबसे ज़्यादा होगा वही उसका इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि वहीं पर उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। टोटल रेवेन्यू हम जान ही रहे हैं कि मोनोपोली के अंदर किस तरीके से बनता है, पहले बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद फिर नीचे गिरने लगेगा। टोटल रेवेन्यू आपका ज़ीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन कॉस्ट फिर भी कुछ ना कुछ रहेगी। टोटल कॉस्ट ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा, ठीक है। यहाँ से चलते 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 ये आपका इनवर्स एस की तरह आपका टोटल कॉस्ट बनेगा। और बस अब आपका टीआर का कर्व भी मिल गया और टीसी का कर्व भी मिल गया। अब इन दोनों के बीच में देखिए कहाँ पर मैक्सिमम गैप है और वहीं आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। तो ये रहा वो पॉइंट जहाँ पे टीआर और टीसी के बीच में गैप सबसे ज़्यादा है। तो अब इसको नीचे लेकर के आ जाना है जहाँ हमारी क्वांटिटी है, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो एक मोनोपोलिस्ट इतनी क्वांटिटी सेल करेगा जिससे उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए टोटल रेवेन्यू के अंदर। अब इस ग्राफ में दो पॉइंट्स और है छोटे छोटे समझने के लिए, वो जल्दी से समझ लेते हैं। पहले तो इन दो पॉइंट्स को देखिए जहाँ पर टी सी और टी आर इक्वल है, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर ना तो आपका कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस, क्योंकि आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है। तो इसका ये मतलब है कि आपको जो प्रॉफिट कर्व यहाँ पर अगर हम बनाएं तो वो आपका इन दोनों पॉइंट पर ज़ीरो रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इस वाले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के पास में आपका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और इस तरीके से आपका प्रॉफिट कर्व भी बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो टी आर का कर्व होता है वो मोनोपोली के अंदर आपका इन्वर्स यू शेप्ड का होगा, और जो टी सी का कर्व होगा वो आपका इन्वर्स एस शेप्ड का होगा। यहाँ तक हमने इस लेसन का 1/3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज़ ही बेटर होंगे। एक तो ये कि आप इससे बोर नहीं होंगे, दूसरा ये कि अगर आप कोई न्यू वीडियो देखना चाहें तो आपको उसमें आलस नहीं आएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।